नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता नाना धुंदुपंत साहिब, जो कि कानपुर के विद्रोह के बाद असफल होने के पश्चात कानपुर से चले गए थे, और वहां पर अनेक अंग्रेजी सेनाओं ने उनके महल को विध्वंस करने का निश्चय किया सरकार के आदेश से। और उस समय जब वे महल को विध्वंस करने जा रहे थे, उसी समय वहां पर एक सुंदर सी बालिका आ जाती है और उसके और अंग्रेजी सेना के बीच में संवाद होता है। उसी भाग से हम आगे बढ़ रहे हैं। बालिका कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। जब वो अंग्रेज उस मकान को नष्ट करने जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा था कि बालिका से कि आप इसे क्यों नहीं नष्ट करने देना चाहते हो। तो उन्होंने बताया, बालिका कह रही है कि आपका जो दोषी है, आपके जो दुश्मन हैं, वे जिन्होंने विद्रोह किया है वे हैं, ना कि ये जड़ पदार्थ। जड़ अर्थात निर्जीव, जड़ अर्थात निर्जीव या स्थिर पदार्थ आपका क्या अपराध किया इस मकान ने। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि वे कह रही हैं कि मुझे ये स्थान प्रिय है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप इसकी रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि आपकी कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। कर्तव्य के अनुरोध से यानी कि उसका मानना यह था कि वो नौकरी करता है और अंग्रेजी सैनिक है, और अंग्रेजी सरकार का आदेश है कि उस मकान को गिराया जाए। तो उसने कहा कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे इस मकान को गिराना पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हैं। उस बालिका ने कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। वो से कहती है कि हे, जो अंग्रेजी सेना के सेनापति हैं, उनसे कहती है कि आपकी पुत्री मैरी और मेरे में मित्र संबंध था और प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। उस बालिका ने कहा कि आप भी हमारे घर आए हुए हैं और आप मुझे भी अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। वो उसे कहती है कि मैरी जो है उसकी मृत्यु हो गई, उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ और उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास में है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे हाँ, यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। वो उस कन्या को पहचान गए और उन्होंने कहा कि ये नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी अर्थात साथी हो। सहचरी अर्थात साथी, या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं सहेली। वो कैप्टन हे, जो सेनापति हे थे, वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम मेरी पुत्री की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। वो उससे कहते हैं कि जो मुझे आदेश मिला है, जिस सरकार की मैं नौकरी कर रहा हूं, उसका मुझे कहना मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे। जो प्रधान सेनापति, मेन प्रधान का मतलब होता है प्रमुख,
प्रधान अर्थात प्रमुख सेनापति। प्रमुख सेनापति आउट्रम वहां पर आ गए और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। जब आउट्रम आया, सेनापति आया, तो उसने देखा कि महल नहीं उड़ाया, तो उसने जो सेनापति हे है उस पर गुस्सा किया। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, यानी कि मैं एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउट्रम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब सेनापति हे ने पूछा कि भाई इनको हम महल को छोड़ सकते हैं क्या, तो आउट्रम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेजी सरकार नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित है और इसलिए वे ऐसा नहीं करेंगे। वो इनके वंश पर, वंश अर्थात इनके किसी की संतान पर और इनकी संपत्ति पर किसी प्रकार की दया नहीं दिखाएगी। सेनापति हे, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में एक तार देना चाहिए। वो कहते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग है, जो यहाँ के वायसराय हैं, उनको हम एक तार दे देते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। आउट्रम ने कहा कि नहीं, हम तो इनको महल को नष्ट करना पड़ेगा और नाना की पुत्री जो है उसको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं चला। जब सेनापति हे को लगा कि मेरी यहाँ बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो वहां से चले जाते हैं दुखी होकर। और फिर उसके बाद में आउट्रम, जब सेनापति हे चला जाता है, तो उसके बाद में नाना की जो पुत्री है मैना देवी, उसको ढूंढते हैं और वे महल का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती है। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। जो उस समय शाम के समय एक कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे, उनका एक पत्र आया, तार आया, जिसका आशय अर्थात तात्पर्य, अभिप्राय, आशय अर्थात अभिप्राय या तात्पर्य। तो वो जो तार है उसका अभिप्राय यह था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि क्योंकि अंग्रेजी सरकार अधिकांश जो आदेश है वो लंदन की सरकार के माना करती थी, तो उन्होंने बताया कि लंदन के मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि नाना साहब से जुड़ी हुई कोई भी चीज, उनके स्मृति चिन्ह या अन्य कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, सबको नष्ट कर देना है, इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अर्थात लंदन के मंत्रिमंडल की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। और उसी समय क्रूर अर्थात निर्दयी, क्रूर शब्द का अर्थ है निर्दयी, क्रूर निर्दयी, तो जो निर्दयी जो अधिकारी था आउट्रम, जनरल आउट्रम था, उसने आदेश दिया कि इस महल को नष्ट कर दीजिए और उस पर तोप के गोले बरसाए जाने लगे। जो उनका राजमहल था नाना साहब का, उस पर तोप के गोले बरसाए गए और घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे कि नाना साहब की पुत्री के साथ क्या हुआ और किस प्रकार से उसे भस्म किया गया।
वे हम जानेंगे। तो ये थे 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ पार्ट 5, जिसमें नाना साहब की पुत्री नैना देवी को भस्म कर दिया गया, उसके दूसरे भाग का आज हमने अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।